तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार विधान परिषद सचिवालय के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है प्रतिवेदक या अनुवादक पद की उसकी। तो जो कि पद की अगर हम बात करें तो पदों की संख्या 11 है जो कि घट या बढ़ सकती है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो 10 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है और यह भरा जा सकेगा 30 जनवरी 2024 तक दिन के 11:59 तक, यानी कि 30 तारीख तक फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है। और बात करें कि पद, तो पद जैसा कि बताया 11 पद हैं कुल, जिसमें अनारक्षित श्रेणी के लिए 1 पद है और अनुसूचित जाति के लिए 2 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी पद नहीं है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है और पिछड़े वर्गों की महिला के लिए कोई पद नहीं है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 सीट हैं। यानी कि कुल जो पद हैं उनकी संख्या 11 है। और शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें कि ये पद कौन कौन इसमें भाग इस एग्ज़ाम में भाग ले सकते हैं, तो जो शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी योग्यता दोनों चीज़ मांगी गई है। तो शैक्षणिक योग्यता तो ये है कि आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, यानी कि आप ग्रेजुएट्स हों चलेगा, आपका बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो चलेगा। और हिंदी में आशुलेखन गति, यानी कि टाइपराइटर या टाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर की जो गति है वो 150 शब्द प्रति मिनट होने चाहिए। हालांकि इसमें शर्त ये भी है कि अगर आप 140 शब्द प्रति मिनट लिखते हैं तो ये ऐसा होगा कि आपको 1 साल के अंदर 150 वर्ड कर लेना है, ये शर्त है उसमें। खैर, और कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र भी चाहिए आपको, जिसे कि AICTC या कंप्यूटर पाठ्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यायन विभाग के द्वारा, जिसमें कि जो डिपार्टमेंट है DOE, ACC या फिर NIE LIT की मान्यता प्राप्त हो, उसकी O स्तर का कंप्यूटर दक्षता जांच आपका 5 डिग्री होना चाहिए। और वेतनमान की अगर हम बात करें तो लेवल 9 का वेतन मिलेगा इसमें, यानी कि 53,100 से 1,67,800 रुपये तक का आपका वेतन बनेगा। और अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। और आरक्षण की ज़्यादा बात नहीं करते हैं, स्थायी पता या स्थायी निवासी आरक्षण प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। इसके अलावा जो उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु की संदर्भ में जो अनारक्षित श्रेणी के लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनके लिए 37 वर्ष हैं, जबकि जो अनारक्षित महिला है उसके लिए 40 वर्ष, जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं, इनके लिए 40 वर्ग, जबकि अनुसूचित 40 वर्ष, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष और अधिकतम है ये 42, यानी कि 21 से लेकर 42 तक। और सामान्य की अगर हम बात करें तो 21 से लेकर 37 वर्ष, ठीक है। और जो परीक्षा की पद्धति है ये सीधी भर्ती होगी और निम्न इसके जो चरण हैं 3 चरण होगा। पहला तो है प्रारंभिक परीक्षा होगा, जिसमें OMR बेस्ड पेपर होगा, यानी कि आपको सवाल मिलेंगे, जो भी रहेंगे वो उसको फिल करें। उसके बाद फिर आपका हिंदी आशुलिपि जांच परीक्षा होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग आधारित जांच परीक्षा होगी। इसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। और प्रारंभिक परीक्षा के अगर हम सिलेबस की बात कर लें कि क्या क्या पूछे जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा में, तो जो देखिए जो प्रारंभिक परीक्षा होगा इसके सभी प्रश्न जो हैं वस्तुनिष्ठ प्रकृति प्रकार के प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए जो विकल्प हैं उन्हीं में से एक उत्तर चुनना है आपको। इसके अलावा जो प्रारंभिक परीक्षा है इसकी अवधि 2 घंटे की होगी और कुल 100 प्रश्न होंगे आपके करने के लिए। और जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 400 अंकों की होगी, यानी कि आपको एक सवाल का 4 नंबर मिलेगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेगा। और अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटे जाएंगे, यानी कि 1/4 गलत अंक के काटे जाएंगे आपके। और जो प्रारंभिक परीक्षा होगा उसका माध्यम की अगर हम बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों होंगे।
और अगर कभी ऐसा हो कि कुछ त्रुटि हो जाता है प्रश्नों में, तो जो इंग्लिश वर्जन है वो मान्य होगा। अगर हिंदी में कुछ गलत लिखा गया, आपको ऐसा लगता है, तो जो उसका इंग्लिश वर्जन है क्वेश्चन का वो सही माना जाएगा। और प्रारंभिक परीक्षा के अगर हम विषय की बात कर लें तो जो समान अध्ययन है इससे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे समान अध्ययन से, जिसमें सामान्य विज्ञान और गणित होगा। समान अध्ययन से 40 प्रश्न होंगे और सामान्य विज्ञान और गणित से 30 प्रश्न होंगे, जबकि मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार यानी कि रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और पाठ्यक्रम की अगर हम बात कर लें, परीक्षा पाठ्यक्रम की, तो सामान्य अध्ययन में बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से जैसा हो सके वैसा प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के बीच जो भी हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें समसामयिक विषय शामिल हैं, जिसमें कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं शामिल हैं, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल खिलाड़ी शामिल हैं। यानी कि सामान्यतः जो बिहार एसएससी या बिहार पीएससी का जो एक लेवल है, एक स्टैंडर्ड जो 10th क्लास का होगा, वही लेवल इसका भी है। और भारत और इसके पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत और बिहार का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान और राजनीतिक प्रणाली, भारत के संवैधानिक एवं संसदीय प्रणाली का उद्भव और क्रमिक विकास, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन और इस आंदोलन में यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के योगदान से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया समान अध्ययन के तहत, जिसमें समसामयिक घटना और भारत और इसके पड़ोसी देश और इसका इतिहास, राज्य व्यवस्था से सवाल संबंधित पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान और गणित की बात करें तो मैट्रिक स्तर का लेवल होगा, और जो सामान्य विज्ञान है इसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान के सवाल पूछे जाएंगे, जो सामान्यतः बिहार के एग्जामों में जो पूछे जाते हैं। लेवल 10वीं स्तर का ही रहेगा, यानी कि 10th क्लास तक के लेवल का रहेगा, पर इनका स्टैंडर्ड थोड़ी सी ऊंचा रहेगा। और गणित की अगर हम बात कर लें तो गणित में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न रहेंगे, और जो पूर्ण संख्याएं हैं उनका अभिकलन, दशमलव और भिन्न, ये सब रहेगा। और मानसिक क्षमता और तार्किक विचार की अगर हम बात करें तो रीजनिंग बेस्ड पूरा क्वेश्चन रहेगा इसमें। और ये क्वेश्चन जो है आपको बता चुका हूँ कि ये 30 प्रश्न रहेंगे, यानी कि सामान्य अध्ययन से 40 और आपके सामान्य विज्ञान और गणित से 30 और रीजनिंग से 30 प्रश्न रहेंगे, है ना। अब हम बात कर लें कि जो निर्धारित आवेदन शुल्क है, आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो जो बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 600 रुपये है, और जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं जो कि अनारक्षित आरक्षित जो भी हैं उनकी महिला अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये है, जबकि बिहार राज्य के 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये है, और बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 1200 रुपये, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए ये फीस जो है 1200 रुपये है, और पदों की संख्या सिर्फ 11 है, और बेहतरीन पद है, इसमें जो वेतनमान है काफ़ी अच्छा है। और आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है, बाकी बहुत सारे जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट है अपने साथ रखें ताकि आपको फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो। तो ये था बिहार विधान परिषद सचिवालय के द्वारा जो प्रतिवेदक के पद पर जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में सामान्य जानकारी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, ये समझ में आया हो, और अगर ना आया हो तो इसे दोबारा सुने एक बार, आप चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कुल पोस्ट 11 है, और फॉर्म भरने का जो अंतिम दिनांक है वो 30 जनवरी है, और ये फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुका है, 10 जनवरी से प्रारंभ हुआ है ये। और इसके फॉर्म भरने का जो फीस है सामान्य वर्ग के लिए 1200 रुपये है, और जो उम्र सीमा है वो 21 से 37 वर्ष है, और आपको किसी भी विषय में स्नातक होना अनिवार्य है। इसके अलावा हिंदी में जो आशुलेखन गति है वो 150 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए आपका, 140 है तो भी चलेगा, लेकिन ये बात की चीज़ है, लेकिन 150 रहेगा तो अच्छा है। साथ ही साथ कंप्यूटर का आपके पास जानकारी होना चाहिए, और जैसा कि बताया आपको पेपर के 3 स्टेप हैं। पहला है प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि परीक्षण से सवाल होंगे। सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न, सामान्य विज्ञान एवं गणित से 30 प्रश्न और रीजनिंग से 30 प्रश्न होंगे। इसके अलावा जो पेपर है 3 चरण में, पहला में प्रीलिम्स होगा, सेकेंड में होगा
कि जो प्रारंभिक परीक्षा में जो लोग पास हो जाएंगे उनको आशुलिपि की परीक्षा होगी, हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग करवाई जाएगी। और जो आशुलिपि हिंदी की जो परीक्षा है वो 5 मिनट की होगी, और जो आशुलिपि हिंदी की परीक्षा है 5 मिनट में 150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 750 शब्दों की होगी। और आशुलिपि की परीक्षा हिंदी के हस्तलिखित अनुवाद हेतु 70 मिनट का समय दिया जाएगा। और आशुलिपि में हुई गलतियों में नियमानुसार 10% छूट अनुमान्य होगा। और जो आशुलिपि की जो परीक्षा होगी कुल 300 अंकों की होगी। और जो आशुलिपि हिंदी के हस्तलिखित अनुवाद के शब्दों की शुद्धता के आधार पर सफल अभ्यर्थियों को ही टंकण जांच परीक्षा का मूल्यांकन किया जाएगा। और ऐसा होता है कि अपेक्षित आशुलिपि गति वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 140 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति पर इस शर्त के साथ नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा कि वे 1 वर्ष के भीतर 150 शब्द प्रति मिनट गति की आशुलिपि जांच में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे, यानी कि जॉब प्राप्त करने के 1 साल के भीतर। अन्यथा उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि तथा निर्दिष्ट श्रेणी में उनकी संपुष्टि स्वीकृत नहीं होगी, यानी उन्हें हटा दिया जाएगा। और जो हिंदी टंकण है कंप्यूटर आधारित, उसकी जांच परीक्षा 35 शब्द प्रति मिनट, और अंग्रेजी टंकण जो है कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा प्रति मिनट 35 शब्द की ली जाएगी। ठीक है। और जो प्रतिवेदक हैं इनके पदों पर सीधी भर्ती के लिए 50 अंकों की हिंदी में और 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की 1 घंटे का MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा भी ली जाएगी। इसके अलावा जो टंकण जांच है ये परीक्षा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में जो असफल घोषित अभ्यर्थी होंगे वो अगले चरण की जांच परीक्षा के योग्य नहीं होंगे, यानी कि सिर्फ 3rd फेज में वो नहीं जाएंगे। और अंतिम चरण में 50 अंक का साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार में 30% अर्हतांक प्राप्त करना आवश्यक होगा, यानी कि आपको 15 नंबर लाने अनिवार्य होंगे साक्षात्कार में। ठीक है। और जो आपका मेधा सूची बनेगा, यानी कि जो मेरिट लिस्ट बनेगा, वो जो टंकण जांच परीक्षा होगा तो उसमें जो अभ्यर्थियों ने जो अंक प्राप्त किए हैं वो, और जो साक्षात्कार में जो प्राप्त आपको अंक मिलेंगे वो दोनों को मिलाकर मेधा सूची तैयार की जाएगी। यानी कि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच परीक्षा के योग्य नहीं होंगे। यानी कि आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते तो आगे नहीं जा पाएंगे, और प्रीलिम्स अगर निकाल लेते हैं आगे जाते हैं, टंकण में फेल हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू में नहीं लिया जाएगा, ये कह रहा है ये। ठीक है। तो बढ़िया तैयारी करें और जाएं बिहार विधान परिषद के सचिवालय के प्रतिवेदक पद पर। ये हमारे लिए आपके लिए कामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत।